बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू सीरीज में एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान जिन्हें हम सब वाला के नाम से हमारे साथ हैं। और आज हम इनकी लाइफ में और सफर रहा सर उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन, he's joining us from Gujranwala and by a family driver with 15 years of driving experience, and he has also visited Turkey. और इनके बारे में आज हम जानते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद जो है मैं आपको ये बताता चलूँ, आज हम राना साहब हमारे साथ हैं और फॉर्मली वेलकम राना। अस्सलाम वालेकुम राना, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और ये इज़्ज़त अफजाई बख्शी। जी जी, थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। तो राना जाहिद तुर्की वाला साहब, आप जो है हमारे व्यूअर्स को, हमें और हमारे तमाम जो देखने और चाहने वाले हैं आपके भी और हमारे भी, सबको जो है आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जो है हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि ज़्यादातर दोस्त जानते होंगे, मेरा नाम राना जाहिद तुर्की वाला। और तुर्की वाला क्योंकि सर रेहान अल्लाह वाला साहब ने मुझे तुर्की वाला नाम दिया है। मैं असल में 3 साल तुर्की में इस्तांबुल शहर में रह के आया हूँ, उसके अलावा पूरा तुर्की घूमा हूँ, तो इस वजह से मुझे तुर्की वाला मिला। सर रेहान अल्लाह वाला साहब जैसे कि कोई वाला का कोई मिशन देते हैं, कोई खोए वाला, कोई मलाई वाला है, कोई आज़ाद चाय वाला, इसी तरह है राना तुर्की वाला। तो वाला को भी मिशन मिला है तुर्की वाले को, कौन सा कि मुझे पाकिस्तानी जो इलीगल हैं उनकी मदद करनी है। तो इस तरह इससे पहले तक मैं राना जाहिद के नाम से जाना जाता था। जब से सर रेहान अल्लाह वाला साहब से मुलाकात हुई, तो एक दफ़ा आपके साथ भी हुई, तो उस वजह से मेरा नाम राना तुर्की वाला हो गया। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और गुजरांवाला में एक कस्बा है फ्री टाउन, उधर का रहायशी हूँ। तो अ, अ, इसके अलावा पेशे के लिहाज से मैं यानी सर रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ एज ए पर्सनल असिस्टेंट भी रहा हूँ जब सफ़र पे गया हुआ था। तो आजकल छुट्टी आया हूँ। जी भाई। जी राना जाहिद तुर्की वाला, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंट्रोडक्शन। और मज़ीद जो है हम सवाल जवाब का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि तुर्की का जो आपका एक सफ़र था और वो सारे जो आपने वहाँ पे लाइफ जर्नी था आपका, वो कैसे आपने सफ़र तय किया वहाँ का और वहाँ पे जाना कैसे हुआ, वो सारी जो स्टोरी है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके नाम के साथ तुर्की का जो एक तखल्लुस है वो लगा है। तो आप ये बताइए कि तुर्की कैसे जाना हुआ और वापसी कैसे हुई, ये सारा जो सफ़र है इस बारे में हम आप हमें गाइड कीजिए। असल में उमर भाई, इस सिलसिले में ये जो मेरी पूरी स्टोरी है, ये एक यूट्यूब चैनल है टैफ टीवी, इसके ऊपर मैं पहले ही सर रेहान अल्लाह वाला साहब के हुक्म पे रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी उधर लाहौर में, मुस्तफ़ा टाउन में। तो उधर वो टैफ टीवी वाले भी आए हुए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड किया, पूरी स्टोरी मैंने दी। और जो हमारे कैमरा मैन है आरिफ, जो है मोहम्मद आरिफ, जो सर रेहान अल्लाह वाला साहब के भी कैमरा मैन है, उन्होंने भी मेरा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। असल में हुआ ये था कि मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। मैं एक दिन घर आके क्या देखता हूँ कि हस्बे रूटीन जैसे उस वक़्त ड्रामे लगा करते थे पाकिस्तान में। तो जनाब हर कोई वो पार्वती और जनाब कहानी घर घर की और रिश्तों ने बदले जो चेहरे, इस तरह के ड्रामे देखने में मसरूफ़ होते थे। एक दिन मैं तो क्या देखता हूँ, मैं घर आया जनाब, तो मैं ज़ोजा से कहूँ ज़रा खाना दे दो। 2011-12 की बात है। ज़ोजा कहे ज़रा 1 मिनट कमर्शियल आ ले, मैं देती हूँ खाना। मैंने कहा आज कौन सा ड्रामा है कि यार ज़ोजा भी मुझसे जनाब टाइम तलब कर रही है और कह रही है कि बस ज़रा कमर्शियल आ जाए। मैंने गौर से देखा तो ड्रामा लगा हुआ था इश्क ममनू। तो वो ड्रामा मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह खैर भाई, ये तो बड़ा प्यारा इलाका है, बड़ा ज़बरदस्त। और पूरा घर जनाब उसी ड्रामे को देखने में ऐसे मगन हुआ है, पता नहीं जैसे कोई बड़ी बात है।
तो फिर क्या हुआ कि जनाब मैंने भी तवज्जो की और देखा कि बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। तो मैं क्या देखता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त जनाब सड़कें, सफाई सुथराई, और क्योंकि मैं कस्बे में रहता हूँ मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी। और समंदर के नज़ारे, समंदर का इलाका है उधर, इस्तांबुल का सरियर का, उधर सारी शूटिंग हुई है। तो मेरे दिल से निकली कि यार काश मैं भी उधर होता। तो वो समझ लें कि दुआ की कबूलियत का वक़्त था और दुआ कबूल हो गई। मैं जनाब इसी तरह बस इरादा किया और बाय रोड इस्तांबुल चला गया। और बाय रोड कैसे गया वो भी सारी तकलीफ़ें झेलता हुआ, इधर से कोयटा, कोयटा से फिर आगे तफ्तान का बॉर्डर आता है। इसी तरह ईरान की तरफ ज़ाहिदान है उधर, और ये सारा सफ़र पैदल है और थोड़ा-सा गाड़ियों पे से भी है। तो इसी तरह फिर तेहरान, तेहरान से आगे इलाका है माको। माको जो एक पहाड़ी है बड़ी फलक-बोस, तो बड़ी बुलंद-ओ-बाला। तो उधर से गुज़र के जाना होता है हमने। उधर से फिर मैं आगे चला था, तकरीबन 15 घंटे मुसलसल मैं चला। तो उसके बाद तुर्की का पहला शहर आया था दोगो-ब्याज। और उधर ही जहाँ अक्सर बताया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी उधर ही पड़ी हुई है। तो उधर साथ वाली चोटी पे अक्सर उधर ज़्यादातर बर्फ़ ही होती है, और दोगो ब्याज़त उसका नाम इसलिए है शहर का, ब्याज़ ब्याज़ कहते हैं सफ़ेद कलर को। उधर ज़्यादातर बर्फ़ ही होती है, कोई 1-2 माह के लिए साफ़ होता है। तो उधर गए, उधर से फिर उन्होंने हमारी जो पैसे वग़ैरह थे तय किए। यानी इस तुर्की तक पहुँचते वक़्त आपसे पैसे नहीं लिए जाते। जब आप उधर पहुँच जाते हो फिर आप पीछे फ़ोन करते हो कि जी मैं पहुँच गया हूँ, ये जो अकाउंट नंबर है इसमें पैसे भेज दें। तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब मैंने वो उस वक़्त अदा किया 2015-16 में। 16 में। तो फिर वो आगे बिठाते हैं गाड़ी में जो 24 घंटे चलती है और आगे फिर इस्तांबुल आ जाता है। तो इस तरह मैं इस्तांबुल पहुँचा, लेकिन पहली बार इस्तांबुल मैंने देखा उस ड्रामे में, और उस ड्रामे देखने की वजह से बड़े कह लें कि जगह भी बड़ी खूबसूरत और लोग भी बड़े खूबसूरत। तो मेरे दिल से बस ये निकली कि यार मुझे भी काश कभी मैं भी उधर होता। तो बस चला गया, और जब उधर गया तो फिर उधर की बातें उधर की थी। जी, उमर भाई। जी, आपकी इस लाइफ जर्नी के बारे में और आपकी इस स्टोरी के बारे में हम मज़ीद भी जानेंगे आपसे। तो क्या आप इसको जो है बाय रोड सफ़र करने को, और जो लोग ऐसे बाय रोड जाते हैं, कंट्री टू कंट्री जाते हैं, तो क्या इसको हम डंकी लगाना भी कह सकते हैं? जी, बिल्कुल इसको डंकी लगाना ही कहते हैं, और कह सकते हैं इसको डंकी के नाम से ही जाना जाता है, और जो लोग नहीं ओके। जानते उसको डेंगी भी कहते हैं। ओके, तो आप ये बताइए कि सवाल करने का मेरा मकसद ये था आपसे कि जो बच्चे और हमारे नौजवान ख़ास तौर पर जो इस तरह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं रोज़गार के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि क्या वो इस रास्ते को इख्तियार करें या फिर लीगल तरीके से जाना बेहतर है? देखें उमर भाई, मैं बंदा हूँ ज़रा हकीकत पसंद। मैंने तो वो बात करनी है जो हकीकत है और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका फ़ायदा भी हो। देखिए डंकी जो है ना, डंकी तो कह लें कि मौत का दूसरा नाम है डंकी, ठीक है? तो डंकी एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान इरादा करता है ना तो ज़लील और रुसवा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप किसी के शहर नहीं बल्कि किसी के मुल्क जा रहे हो, और आपने मुल्क भी 2 क्रॉस करने हैं। आप इधर से अंदाज़ा कर लो कि सूबे भी क्रॉस करते हो, और फिर जब आप जाते हो आपको ताकीद की जाती है कि आपकी कोई पहचान ना आपके पास हो, यानी कि आपका आईडी कार्ड तक ना आपके पास हो, वरना आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि अगर फ़ौज पकड़ ले तो वो देखती है फिर भेज देती है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि तफ्तान जा रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं। अच्छा, तो गुज़ारिश ये है कि जब आप निकलते हो उधर जाते हो तो वो सफ़र जो है ना, वो सफ़र ही बड़ा जानलेवा है, और बड़े-बड़े ऐसे जीदार और बिल्डर मैंने उधर ना पहाड़ियों के साथ लग-लग के रोते हुए भी देखे हैं, और कई तो रास्ते में ये भी कहते थे वो जो रहबर थे उन्हें, चाचू मैंने दिल से आपको अब्बू कहा है, मुझे इधर ही छोड़ जाओ, मुझे वापस भिजवा दो। यानी कि इतना खौफ़नाक सफ़र होता है। और नौजवानों के लिए यही है कि ये जो डेंकी वाला सीन है ना, ये तो बिल्कुल ना करें। डेंकी असल में नाम तो आपने भी सुन रखा होगा, लेकिन डेंकी की जो हकीकत है वो ये है कि जो मेरी तरह स्लिम बंदे हैं वो 4-4 बंदे डिग्गी में होते हैं पीछे, और इसी तरह कार के अंदर टोटल 16 बंदे उन्होंने कार में बिठाने हैं। तो अंदाज़ा कर लें जो 4 बंदों के लिए गाड़ी बनाई गई है उसमें 16, 4 चौके 16, तो किस तरह वो होगा। और बंदे बेहोश भी हो जाते हैं और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौतें भी वाक़या हो जाती हैं।
और जिनसे पैदल नहीं चला जाता और जो ये पहाड़ी सिलसिला नहीं क्रॉस कर सकते, दिल छोड़ जाते हैं, तो वो गिर भी जाते हैं। और जो पहाड़ी से गिरे तो फिर रात की तारीकी में तो फिर अल्लाह का ही हुक्म है, उसके लिए क्या कहा जाता है। ये तो थी डेंकी तक की बात। अब डेंकी लगा के इस तरह आप कह लें कि इस्तांबुल जाएं या किसी और मुल्क जाएं, आगे ग्रीस यूनान आ जाता है। देखें, डेंकी लगाना जो है ना, ये अब किसी के घर में अगर घुसें बगैर इजाज़त के तो वो ही बड़ा मायूब समझा जाता है, और वही नहीं आपको छोड़ता तो आप किसी के मुल्क जा रहे हो। तो अगर किसी के मुल्क जा रहे हो तो फिर उनकी भी इज्जत नफ्स है, वो भी सारा कुछ। तो सिर्फ बात ये है कि हमें वो बड़ी इज्जत देते हैं। जैसे कि इस्तांबुल की बात करें, तुर्की की, तुर्की जब मैं गया था तो मुझे ज़्यादातर लोग सीरियन समझते थे, तो वो पूछते थे तुर्की में सन सूर्य मिसिन में, कहता था यो पाकिस्तानी हूँ मैं। और जब वो पाकिस्तानी, क्योंकि जो सीरियन लोग हैं ना वो भी इसी तरह मेरी तरह सांवली रंगत के और काले बाल काली दाढ़ी, तो वो बड़ी इज्जत देते थे कि आप पाकिस्तान से हो, माशाल्लाह आप तो हमारे भाई हो जी। वो तो मैं हैरान होता था, यार हम इनके भाई कैसे, हम तो, मैं फिर ये समझता था कि शायद इन्हें पता नहीं कि हम डिंकी लगा के हैं। उन्हें पता होता था, लेकिन असल में हमारा माजी उनके साथ बड़ा अच्छा गुजरा है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके अब्बा जी जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनका नाम बड़े अदब से वो लेते हैं। और फिर ज़ियाउल हक साहब। तो हमने एक इनका मतनाज़ा जगह थी चैना किले, वो हमने हमारी फ़ौज गई थी और हमने उनसे ना कह लें कि छीन के दिया था। तो इस वजह से पाकिस्तानी और तुर्की के जो आस्कर हैं, फ़ौजी को आस्कर कहते हैं, वो उधर लड़े थे, तो इस तरह मिला। इस वजह से हमें बड़ी इज्जत दी जाती है उधर। तो उधर पहले तक तो काम ठीक था, ठीक है जी, डेंकी लगाई, आदमी चला गया, डेंकी लगा ली, पहुंच गया उधर, इज्जत भी मिल गई। और आपको कह लें कि सियासी पनाह भी मिल जाती थी की बात कर रहा हूँ, है नहीं। अच्छा, तो उस वक्त लीरा की कदर थी जनाब 65 रुपीज़। आप यानी मालिक जो थे उधर, किसी के पास भी आप जॉब करते हो तो वो आपको 1000 लीरा तनख्वाह देता था। आप कहते थे अनफ फॉर मी। और ये तब की बात है जब पाकिस्तान 2012, हाँ 2012 तक, 11 तक, ये 65 रुपये यानी 65 रुपीज़ थी कदर उसकी। तो वो 1000 देते थे, इधर 65,000 हो जाता था। अगर कोई खुशकिस्मती से 1500 या 2000 लेता था तो उसका 1 लाख से ऊपर बन जाता था। लेकिन अब आदमी 5000 भी ले लेना तो 1 लाख रुपया नहीं बनता, क्योंकि अब लीरा की जो कीमत है ना वो 18 रुपीज़ हो चुकी है, उससे भी नीचे। तो नौजवानों के लिए तो यही मेरी गुजारिश भी होगी, मशवरा भी होगा और हम्बल रिक्वेस्ट भी होगी कि भाई, अगर जाना ही है बाहर तो पहली चीज़ है कि डेंकी नहीं लगानी। और अगर डेंकी नहीं लगानी, ये तो पक्की नसीहत समझे ना। और उसके अलावा अगर जाना चाहते हैं तुर्की में, इस्तांबुल ही देखना है, तो लीगल जाएं। लीगल जो है वीज़े की कीमत है 17,000, तो 17,000 रुपये लीगल है। उसके अलावा को टिकट के डाल डूल के सारा 1 लाख रुपया नहीं लगता कि बंदा इस्तांबुल पहुंच जाता है। बाकी वो कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं और कुछ चीज़ें, वो आप उनकी पूरे करें तो आपको वीज़ा मिल जाता है। और पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें बड़ी इज्जत से नवाजते हैं, बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और बाकी जो सीरियन है या कोई और स्या फार्म भी हैं उधर, उन सब से बढ़ के हमारा मकान है उधर। जी उमर भाई। जी, अ, आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है गाइड किया हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी। तो आपसे हम ये भी जानते हैं कि आप वहाँ पे रहते हैं, तो आप ये बताइए कि वहाँ पे और जो नौजवान जाना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो दीगर ममालिक की तरह उपलब्ध हैं? तो उमर भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ कट गई थी, मुझे समझ नहीं आई, रिपीट करेंगे अपना सवाल? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपना सवाल। अब आवाज़ आ रही है, जी अ, जी जी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अगर एक नौजवान बच्चा लीगल तरीके से वहाँ पे जाता है, तो क्या आप वहाँ पे काफ़ी अरसा रह के आए हैं, तो क्या वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उस तरह से हैं जिस तरह से दीगर ममालिक में हम देखते हैं, क्योंकि उसको कनेक्ट किया गया है यूरोप के साथ भी, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हैं? और जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं वो किस फील्ड में जो है यहाँ से जाते हुए जो है कौन सी ऐसी मखसूस फील्ड्स हैं जहाँ पे वो अपनी किस्मत आजमा सकते जी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं जैसे कि बता चुका हूँ, मैं उधर 3 साल रह के आया हूँ, 3 साल और 1 दिन मैं इस्तांबुल में रहा हूँ। तो टोटल उसके अलावा फिर 2 माह की और स्टोरी है, वो भी आप 2 माह के बिना इस सवाल के बाद पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगा 2 माह क्या हुआ। अच्छा,
तो ये है कि मैं यही कहूँगा नौजवानों से कि अगर लीगल जाते हैं तो लीगल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे आप लीगल जाते हैं, लीगल जाते ही आप उधर सबसे पहले अपना टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। टीआरसी का मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंशियल परमिट। तो वो आपको मिल जाता है 1 साल के लिए। तो वो पाकिस्तानी यानी कह लें कि 20-25 हज़ार रुपया लगता है आपको 1 साल का। वही जो वीज़ा आपका कुछ दिन का था, वो 1 साल का हो जाता है। इस दौरान आप कई दफ़ा पाकिस्तान आए जाएँ, कोई मसला नहीं। तो ये तो हो गया लीगल वाले के लिए फ़ायदा। इलीगल तो ये चीज़ नहीं ले सकता। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब काफ़ी सारी हैं उधर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आपको आता क्या है, और आपको कह लें कि काफ़ी कुछ आता हो कंप्यूटर के हवाले से, दूसरे को मार्केटिंग के हवाले से, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना, उनमें अच्छी कह लें, बुरी कह लें, वो ये है कि वो सिर्फ़ अपनी ज़ुबान को तरजीह देते हैं। उनके कंप्यूटर, उनके मोबाइल, उनकी मुकम्मल बातचीत जो है, वो तुर्किश ज़ुबान में है। और अगर उनसे, मैं जब नया-नया गया तो मुझे तो ख़ैर इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, तो जितनी आती थी मैं बड़ा, कैन यू स्पीक इंग्लिश? वो कहते थे योक, सादर तुर्किया कोनिश, तुर्किया biliyorsun कोनिश। मैं कहता था नहीं, मुझे तुर्की तो नहीं आती। तो वो कहते थे फिर सीख के आओ। तो बंदा लीगल जाता है तो सबसे पहले उसे जनाब लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं ऑफिशियली। तो वो तकरीबन 3 माह करवाते हैं, और जो बुनियादी चीज़ें और बड़ी अच्छी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, बंदा समझ जाता है 3 माह के अंदर-अंदर। और उसके बाद फिर जैसे तुर्किश लोगों से मिलना-जुलना, उनकी सोहबत अख्तियार करता है, तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि बंदा ट्रेंड हो जाता है। तो ज़ुबान का मसला तो हल हो गया। जैसे ही ज़ुबान का मसला हल होता है, तो आप ये कह लें कि जैसे कहा जाता है ना कि डिग्री की वैल्यू सिर्फ़ 15% है, और जो आपका स्किल है वो 85% तक काम करता है। तो आप ये समझ लें कि आपका जो स्किल है उधर वो 15% है, और 85% तक ज़ुबान। क्योंकि किसी को समझ ही ना जब आए, तो क्या करे? और जो वो बोले वो आपको समझ ना आए तो मसला बनेगा। तो मैंने ऐसा भी देखने में आया कि एक बड़ा उधर, आपको एक छोटा-सा वाक़या शेयर करता हूँ, बड़ी कह लें कि लतीफ़ा टाइप वाक़या है। वो लतीफ़ा ये है कि जनाब उधर एक लेबर में काम कर रहा था मज़दूर, तो जनाब को पता ही नहीं था किसी बात का, और उसने कहा कि इतना उसे किसी ने बता दिया कि जब कोई तुमसे पूछे कि तुर्किया biliyor musun? और तुम कहोगे एवत एवत, तो उसने कह दिया। वो मज़दूर को ले गया, उसने जाके कहा, तमाम ये जो उसने कहा कि इक्की चुवाल हैं, बुर्दा सन यपा जैक्सन, यानी कि उसने कहा कि इक्की को कहते हैं, हम इधर इक्की कहते हैं 21 को, ऐसा ही है उमर भाई? अच्छा, उस उधर कहते हैं इक्की 2 को, ठीक है? उसने कहा कि 2 बोरियों का जो मसाला है ना वो बना दो। और जब जनाब वो वापस आया और उसने देखा कि पाकिस्तानी इक्की का जनाब उसने मसाला ऐसे बनाया हुआ है, पूरा माहौल, तो वो आके सर पकड़ के बैठ गया मिस्त्री, कि मैं चाय पीने गया हूँ, मैंने तुम्हें इक्की का कहा। उसने कहा मैंने इक्की का ही बनाया जनाब। और उसने कहा कौन सा इक्की है? तो वो कहता है कि जनाब इक्की। उसने कहा इक्की 2 को कहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है? उसने कहा जनाब आप ही ने कहा 21। तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं, और चीज़ों का बड़ा फ़र्क होता है। तो गो के तुर्किश ज़ुबान में फ़ारसी के अल्फ़ाज़ हैं, अरबी के हैं, और हमारी जो उर्दू है ये लश्करा ज़ुबानों की, तो उर्दू के भी काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाज़ हैं। लेकिन वो चंद अल्फ़ाज़ हैं ना, वो समझ नहीं आती, और फिर उनका जो एक्सेंट है, जो लहज़ा है, तो वो काफ़ी मुख्तलिफ है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक बात करें कि आई वांट से समथिंग टू यू, तो ये तो कह दिया। लेकिन अगर इसी को तुर्किश में कहें, सना बीर से सोयला में किस्ती हो रहा, तो उसने इतनी इतनी रफ्तार से कहना, और किसी को कुछ समझ नहीं आना, तो फिर बंदे ने अंदाज़ा ही करना है, और क्या सराहियाँ करनी है, पता नहीं इसने क्या कह दिया। तो ज़ुबान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उधर। ज़ुबान के बगैर आप उधर कुछ भी नहीं कर सकते, ये सबसे ज़रूरी है। हाँ जी, उसके अलावा अगर आप उधर बिज़नेस करो ना, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर जॉब को तरजीह देते हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हैं, मिल भी जाती है, लेकिन वर्किंग क्लास ही उधर ज़्यादातर लोग काम करते हैं। होम डिलीवरी, मैं खुद उधर होम डिलीवरी करता था। होम डिलीवरी का काम मिल जाता है, होटलों में मिल जाता है काम। तो वेटर वगैरह भी जो है ना, वो भी वो अपने ही बंदे रखते हैं। वो कोई भी मैंने यबांजी लोग होते हैं, यबांजी यानी गैर मुल्की, मैंने कोई बंदा नहीं देखा कि वेटर हो। तो वजह क्या है कि ज़ुबान सबसे अहम है। अगर आपको ज़ुबान आ जाती है, आप सीख लेते हो, और कोई 1 साल का अरसा उधर गुज़ार लेते हो, तो आपके लिए फिर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, और फिर आप जो चाहो कर सकते हो। चाहो तो बिज़नेस कर लो, चाहो तो कोई भी जॉब आप करना चाहो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कह लें कोई भी काम हो, तो ज़ुबान आती है तो वो आपको जॉब पे भी रखेंगे, मिल भी जाता है, और अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो उसके भी बहुत ज़्यादा मौक़े हैं उधर।
जी भाई। जी, आपने इस बारे में भी जो है हमारे व्यूअर्स तक जो है आगाही फराहम की, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आप गाइड करते जा रहे हैं, सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से उसका जवाब जो है आप दे रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आप तुर्की से तो आ चुके हैं, अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं आगे और ज़िंदगी में? और ये बताइए कि आप सर रेहान के साथ भी जो आपका सफ़र रहा उससे आपने क्या सीखा, ये इसको ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिए। ओवर टू। जी, वो मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात ज़हन में आ गई, वो जो मैंने कहा ना कि 2 माह वाला भी एक वाक़या मैं ज़रा, अगर आप टाइम दें तो मैं वो भी जल्दी से अपने जी श्योर जो श्योर। सुनने वाले हैं जी श्योर। उन तक करूँ। असल में 2 माह का ये वाक़या है कि उधर जब हम गए थे ना, ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ असल में आपके तवज्जुह से भी लोग सुन लें कि ये जो डेंकी वाला मामला है ना, ये तो बिल्कुल ना करें, इससे इज़्ज़त भी जाती है और जान भी। अच्छा, तो बात ये है कि उधर जब मैं पहुँचा 2016 में, तो उधर हम मज़ाक के तौर पे भी पुलिस वाले के पास जाके कहते थे हमें पकड़ लो, वो कहते थे नहीं, इस तरह तो नहीं ना होता, आप तो हमारे भाई हो, आपको क्यों पकड़ लें, काम करो। जी हम इल्लीगल हैं, वो कहते थे, फिर क्या हो गया इल्लीगल हो? आप तो हमारे भाई हो, आपने फलां मौके पे हमारा बड़ा साथ दिया, ये किया, वो किया। तो तब तक तो ठीक था। लेकिन पता नहीं अब उन्हें क्या हुआ, 2019 में फिर उन्होंने वो सारे जो वादे कसमें वो भूल के पाकिस्तानियों को पकड़ना शुरू कर दिया, और किसी एक को पकड़ते थे और कहते थे तुम्हारा घर किधर है, ले जाओ। तो वो ले जाते थे और अंदर से 20-25 बंदे मुफ्त में उन्हें मिल जाते थे। तो सुनने में यही आया, जो मैंने भी सुना, कि हमारे प्रेसिडेंट उधर गए थे, जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, तो इन्होंने कहा मेरे बंदे दे दो, तो उन्होंने दे दिए। तो ये भी सुनने में आया। अच्छा, फिर मैं जब पकड़ा गया तो मेरी तो तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था कि वही जो पुलिस वाले हैं मुझे सलाम करते हैं, मैं उनका हाल-चाल पूछता, पास बैठता। तो उन्होंने कहा यार ज़रा आप मेरे साथ आओगे, इधर जाना है हमने, एक छोटे से सिग्नेचर करने हैं, इधर आ जाओ ज़रा। मैंने कहा चलो, वो सिग्नेचर करने मुझे ले गए और फिर उधर ही रख लिया। फिर जब मैंने आधा घंटा रुका तो वो जो थाना था वो भरना शुरू हो गया। तो फिर वो मैं पकड़ा गया, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करते मुझे उसी जगह ले गए, दोगो ब्यास जो तुर्की का पहला शहर है और ईरान के साथ है, उधर वो ले गए। 2 माह फिर उन्होंने हमें कैद रखा। तो वो बिल्कुल नई जेल थी, हमने जाके उसका इफ्तिताह किया और मुझे उस उधर एज़ ए तर्जुमान कह लें कि काम मिल गया। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तर्जुमानी करता था पाकिस्तानियों की। तो 2 माह मैंने उधर तर्जुमानी की है पाकिस्तानियों की, और यकीन मानें वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं हमारी। अगर हम रूठ जाते थे खाना नहीं खाना, तो वो बड़ी तरले और मिन्नतें करके कहते थे भाई नहीं, वो खाना खा लो। तो एक उधर पठान था, वो कहता है कि यार इतने प्यार से तो अम्मी भी नहीं उठाती, मुझे तो इधर ही छोड़ दो, हैं? तो इस तरह का भी मामला हो जाता है। फिर ख़ैर किस्सा मुख्तसर के मैं डिपोर्ट हो गया उधर से। तो डिपोर्ट होके वो जो सफ़र मैंने 18 दिनों में किया था, साढ़े 4 घंटे लगे इस्तांबुल से जनाब इस्लामाबाद आते हुए। तो मैं इस्लामाबाद लैंड कर गया, और ये थी वो 2 माह वाली स्टोरी। तो इसमें एंड में भी फिर वही बात रिपीट करूँगा कि डेंकी से बचना है, बाकी जो चाहे आप करें। इंशाल्लाह आप उधर लीगल जाएँगे, ज़ुबान भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और इज़्ज़त इतनी मिलेगी कि जैसे आप उधर के बाशिंदे हो, तुर्क हो। अगर नहीं तो दवाई भी नहीं मिलती, तो बिल्कुल वो कहते हैं कि दवाई नहीं देनी, तो नहीं देते वो। जी, और दूसरा ये जो आपने अभी पूछा कि मेरी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं? गोल मेरा यही है कि मैं जो पाकिस्तानियों की उधर खस्ता हाली देख के आया हूँ, और जो मैं 2 माह उधर तर्जुमानी करके मैंने देखा है कि पाकिस्तानी किस तरह उधर ज़लील भी हैं और रुस्वा भी हैं। तो मेरा यही था कि मैंने अहद किया कि पाकिस्तान जाके ना, ये काम सबसे पहले करना है कि मैंने डेंकी रुकवानी है। कुछ भी हो, कुछ ऐसा अवेयरनेस देनी है नौजवानों को कि इस काम से बचें। और जो उधर फंसे हुए हैं, तो ये वाक़या, ये किस्सा सिर्फ़ इधर तुर्की इस्तांबुल तक ही नहीं रहता, ख़त्म नहीं होता, आगे ग्रीस चले जाएँ, आगे यूरोप कैंप बड़े भरे हैं, और सारे पाकिस्तानियों से। तो जनाब मैंने ये अहद किया, तो इसी सोच विचार में था, तो सर रेहान अल्लाह साहब से मुलाकात हो गई। उनके बेटे जिनकी शादी का बड़ा मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, और दोस्त हँसते भी हैं कि यार अब्दुल्ला भाई की शादी तुम्हें बड़ी याद है। असल में सर से पहली मुलाकात ही मेरी उधर हुई थी। तो मेरे लिए फिर ज़ाहिर है वो मेरे ज़हन पे नक़्श हो गई। तो उधर मुलाकात हुई, तो पहला सर ने कहा कि अगर वही जो सर पूछते हैं कि अगर अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या 3 चीज़ें माँगोगे? तो मैंने कहा सबसे पहले तो जनाब यही ना, कि जो पाकिस्तानी है मेरे उधर, उनको किस तरह हमने उधर से निकालना है। उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इन्होंने फिर मुझसे पूछा तफ़सीली क्या करना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया कि
कुछ करें कि वो उधर से निकले जो फंसे हुए हैं और बाकी इलीगल ना जाए। तो फिर इन्होंने मुझे आजकल जो जिम्मा दिया हुआ है, जैसे कि वाला कह लें कि एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। तो जैसे आपके नाम के साथ भी मैं अभी देख रहा हूँ स्पोर्ट्स वाला है, तो ये जो वाला है मुझे मिल गया क्या, तुर्की वाला। ये तुर्की वाला का जो मिशन मुझे मिला है ये इसी सिलसिले में है कि जो पाकिस्तानी इलीगल है ना, वो उनकी मैं मदद करता हूँ। उनकी कह लें कि जो कोई नहीं सुनता उनके दुख दर्द, और वो वाले मैं काम करता हूँ। उधर रह के भी यही था कि किसी को तनख्वाह चाहिए होती तो वो यही कहता था, राना साहब जरा ये मालिक से बात कीजिएगा तनख्वाह दे दे। और जो नए थे बिल्कुल वो तो यहाँ तक कहते थे, राना साहब ये जरा बात कीजिएगा, मेरे मालिक से कहे खाना तो खिला दी, इतना टाइम हो गया। तो इधर रह के भी मैं वही काम कर रहा हूँ। लेकिन इधर रह के मुझे ये है कि सपोर्ट ये है कि मुझे हेल्थ सेंटर मिल गया। तो सर रेहान अल्लाह वाला साहब ने मेरी कह लें कि मेरी इस हालत को देखते हुए मेरी इस गुजारिश को उन्होंने कबूल किया और मुझे रेहान हेल्थ सेंटर के नाम से हेल्थ सेंटर बना के दिया, और जिसमें अली रज़ा पंजवानी साहब भी मेरे साथ हैं, मैं हूँ। तो लोग मुझसे अक्सर वीज़े के बारे में भी पूछते हैं और काम के सिलसिले में अक्सर मैसेजेस आते हैं। तो वीज़ा वगैरह तो मैं नहीं खैर लगवा के देता, वीज़े के लिए एजेंसियाँ बड़ी हैं। तो मैं तो जो इलीगल है ना उधर, उनकी मदद करता हूँ। उनके लिए मैं कह लें कि आसानियाँ, और जो उनकी कोई नहीं उधर सुनता, मैं कोई ना कोई हल उन्हें निकाल के देता हूँ ताकि वो वापस आने पे जो मादा है वो हों। अगर उधर रहना है तो उधर रह के वो अपनी आमदनी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सब सर रेहान अल्लाह वाला से सीख के मैं उन लोगों को, उन दोस्तों को सिखाता हूँ अवेयरनेस के ज़रिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने मुझे कह लें कि मेरे लिए बतौर एज़ाज़ है, इसी एज़ाज़ से कम नहीं, सर रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ मैंने सफ़र किया तकरीबन 35 डेज़। तो मुलाकात हुई थी आपके साथ ही उधर लाहौर में। उसके बाद फिर आप तो उधर तक ही रुके, फिर हम यानी गए उधर शेखुपुरे, फर्रुखाबाद, मलका आज़म साहब से मुलाकात, इस तरह पूरा हम घूम के आए। तो मैं तो कह लें कि बस गाड़ी चला रहा था और दाएँ-बाएँ देख रहा था, तो सर कहते थे, "कुछ देख भी रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो?" मैं सोचता था सर किस तरह के सवाल करते हैं, इसमें क्या सीखने वाली चीज़ है? पहाड़ है, दरिया है, ये वो। लेकिन ये मेरा कह लें कि देखने का अंदाज़ था। लेकिन सर माशाल्लाह अपने अंदाज़ से चीज़ को देखते हैं, अपनी बसीरत से। तो वो फिर रास्ते में जगह-जगह मुझसे वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करवाते रहे, और चीज़ों को जो जिस अंदाज़ से वो देख रहे थे, मुझे बता भी रहे थे कि देखो किस तरह चीज़ों को देखा जाता है। तुम इधर हो ना, तो जो तुम्हारे इलाके में चीज़ें नहीं हैं, तुम वो देखो, और जो इधर हैं वो देखो। तुम ये ना देखो कि इधर कुछ नहीं और उधर सब कुछ है, या उधर सब कुछ है तो इधर कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने में मिली। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका, मैं वैसे काफ़ी टाइम ले रहा हूँ, टाइम ऊपर हो गया है। तो बात ये है कि जो सबसे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है ना, ये जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? जब उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया था, वो भी है नेट पे आप देख सकते हैं। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं कह रहा था किसी तरह मुझे ये छोड़ें और मैं भाग के जाऊँ, 2 बोतलें लेके आऊँ, 1 पीऊँ और 1 लगवाऊँ, ठीक है? तो ये मेरी कंडीशन थी उस वक़्त। तो अब तो उन्होंने ऐसा चार्ज किया है, ऐसी चाबी लगाई है कि मुझे देखना पड़ता है कि टाइम कितना हो गया, और मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से अल्फ़ाज़ ही ख़त्म नहीं होते। और ये क्यों हुआ है? उधर वो किसी जगह खड़ा कर देते थे और कहते थे, इस इलाके में तुमने क्या देखा है? चलो वीडियो बनाओ। मैं कहता था, सर ऐसे ही वीडियो, कोई मैं स्क्रिप्ट कोई लिखूँ, कोई ये। वो कहते थे, बोलो, बोलो, बोलो। तो जनाब कैमरा ऑन, मैं एक वीडियो बनाता था, फिर उधर ही वो कहते थे, दूसरी बना दो फटाफट। सर जी दूसरी, अभी तो अल्फ़ाज़ ही ख़त्म हो गए। कहते थे, जल्दी करो, जल्दी करो। लो जनाब, फिर शुरू। दूसरी हो गई, चलो तुर्की अब तीसरी करो। वो मैंने कहा, सर इतने अल्फाज ही नहीं है बंदे ना चीज के पास, अब क्या कर रहे हैं? तो ये फिर उन्होंने, यानी कि कोई जो भी बातें मैंने उधर सीखी या जो भी मैं करता हूँ स्क्रिप्टेड नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ उधर से मैंने सीखी जो सबसे बड़ी है मेरे लिए। यानी ना मुझे अब कोई डर है ना खौफ है। अब चाहे बंदा एक हो उमर भाई, 101 हो या 1001 हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, बोल भी सकता हूँ, और मेरे अंदर कोई थरथराहट भी नहीं है। और उससे पहले तो जनाब यही था कि अल्लाह का बस ये वाला काम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ सीखने में मिली। दूसरा, मैंने चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है, परखा जाता है, ये सारी चीज़ें उधर से सीखी। और एक जो चीज़ थी मेरे लिए कि सर कहीं कहीं भी गए हैं, मेरा ख्याल था इधर तक ही मशहूर है, उधर हम गए हैं, उधर जाके भी यही देखा है कि जनाब हर बंदा ही ऐसे जैसे किसी का पीर आ गया हो। और ये मम्मी डैडी लोगों की बात नहीं मैं कर रहा। तो जो मौलवी हजरात है, इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां, जो फोटो नहीं खिंचवाते, उनके मैंने अपने हाथों से जनाब फेसबुक अकाउंट भी बनाए हैं।
उनको मोबाइल भी गिफ्ट किए हैं और उन्हें उसी वक्त लाइव भी किया, और वो भी हालांकि मिंबर पे बैठ के बोलना बड़ा काम होता है। मिंबर पे बोलने वाले भी यही कहते थे, रेहान साहब वीडियो तो ना बनाए, रेहान साहब हमें बताएं हमने बोलना क्या। तो सर कहते थे अब वीडियो शुरू हो जाए, ये जो बातें आप कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं दीन के मतलब या कोई भी, ये आप कैमरे के आगे कह दो, इससे रहनुमाई होगी। क्यों चंद लोग आपका जुमे का खुतबा सुने। असल में वो ये कहते थे कि पूरी दुनिया सुने, आप पूरी दुनिया को सुनाओ। और एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे जिसका मजा भी आया कि जो मैंने उनका नजरिया देखा कि हमारा मौलवी ही क्यों गरीब है यार, क्यों मेहर भाई, ये मसला बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन कुरान पढ़ाओ, अमेरिका में पढ़ाओ, आप 6,000 10,000 इधर लेते हो, तो ये 10,000 रुपयों की जगह डॉलर होने चाहिए, तो आपको मिलेंगे भी। अगर अमेरिका में आप कोई 2-3 फैमिली को कुरान पढ़ाते हो, काम वही, लेकिन आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए। और सर का मिशन भी है कि लोगों की आमदनी में इजाफा हो। तो जहाँ भी गए हम, पाकिस्तान की आखिरी जो नुक्कर है उधर तक भी गए इंडिया के साथ, तो सब ने बड़ी इज्जत की। और मौलवी हजरात, मेरे ख्याल में ये था कि सर से चालू होंगे, घबराएंगे, लेकिन मौलवियों ने भी बड़ी इज्जत की, बड़ा अच्छे खाने शाने खिलाए, बड़ी मेहमान नवाजी हुई। और एक और चीज़ कि लोग मुझे सर के साथ देख देख के ना भाग के आते थे। एक वाकया मुझे याद आ गया, मैं ऐसे गाड़ी में बैठा सर के साथ, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, टीन एज था, 19 का या क्या लेके 20 तक का था, भागता हुआ आया से मेरे साथ, जनाब सेल्फी ली उसने। तो सर भी साथ बैठे और सर कहते हैं तुर्की क्या बात है, मैंने कहा मेरे साथ सेल्फी लेगा। तो मैंने कहा सर ये सारी बातें आपके साथ लोगों ने मुझे देखा तो मेरे साथ सेल्फियां ले रहे हैं, वरना ये लोग तो मुझसे नंबर तक ना लें। तो बड़ी इज्जत मिली, और सारी इज्जत जो है सर रेहान अल्लाह वाला साहब की तरफ से मिली। और जितने भी इनके मिलने वाले चाहने वाले हैं, सब ने बड़ा प्यार दिया, सर ने बड़ा प्यार दिया, बच्चों की तरह गाइड किया। क्योंकि मुझे एक मसला, थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आ जाता था, तो सर कहते थे रुको तुर्की रुको, क्या है तुम्हें क्या। तो बड़ी शफकत से उन्होंने चीज़ें समझाई भी, हालांकि गलतियां हुई भी मुझसे, लेकिन उन्होंने बड़ी फहम फरासत से, बड़ी मोहब्बत से मुझे समझाने की कोशिश भी की, और मैं समझा भी, क्योंकि मैं समझने के लिए गया हुआ था। तो मैं उन्हें मजाक में अक्सर कहता था कि सर मैं आपके साथ आया हूँ विंडो करवाने के लिए, मेरी जो विंडो है ना वो होने वाली है, आप एंटीवायरस भी इसमें करें, इसमें अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आपने अपलोड करने हैं, ताकि मैं अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकूं। तो ये थी मेरी तब तक की स्टोरी। तो फिर सर उधर से स्कर्दू से बाय एयर कराची रवाना हो गए। फिर मैं और उनके एक दोस्त है मुफ्ती फैसल जापान वाला, हम दोनों फिर वो गाड़ी लेके इधर लाहौर तक आए, और लाहौर से फिर वो आगे कराची के लिए रवाना हो गए। और मैं अभी इधर हूँ, छुट्टी पे हूँ। एक तो 3 साल से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर था, मैं तुर्की में था, उसके बाद आके गौर ही नहीं किया, और फिर वो मिला भी नहीं, गुम हो गया था। तो वो सारे प्रोसीजर में, और अभी मैंने इंशाल्लाह वो अप्लाई किया हुआ है, वो जब मिलेगा तो फिर मैंने रवाना होना है कराची के लिए। जी उमर भाई। जी राना तुर्की वाला साहब, बहुत आपकी जो ये सारा जो सफ़र था आपने रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ किया, और मैं भी इस बात को से आपके साथ एग्री करूँगा कि इस हवाले से जो हैं सर की खिदमात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और सर जो हैं बहुत सारे लोगों को जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं लोगों को बहुत इम्प्रूव करवाते हैं। तो जी जी और बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो तब्दील कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो सर के साथ जुड़ते हैं वो यकसर जो है बदल के रह जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बदल जाती है सर। तो आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। यूथ के लिए यही, जैसे मैं शुरू में मैसेज दे चुका हूँ। और एक ये कि यूथ जो है ना, सबसे पहले जनाब अपने जो स्किल्स है ना, उमर भाई आवाज़ आ रही है? जी आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, आवाज़ आ रही? जी जी। जी जी यार। वो आप मंजर से गायब हो गए ना, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले। अच्छा, यूथ के लिए यही है कि जनाब सबसे पहले तो आप अपनी जो तवज्जो है ना वो पढ़ाई पे दें, और अगर पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं तो अपने जो आने वाला मुस्तकबिल है उसके लिए सोचें कि आपने करना क्या है। आप एक टारगेट बनाओ, क्योंकि टारगेट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, आपने भी उमर भाई देखा होगा, एक स्नाइपर होता है, तो वो फिल्मों में भी हमने देखा है कि वो जब गोली चलाने के लिए रेडी होता है ना, तो पूरी दुनिया उसके पीछे से गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, उसका जो फोकस है ना अपने टारगेट पे होता है, वो बिल्कुल ऐसे देख रहा होता है, उसे नहीं कोई परवाह कि क्या हो रहा है पीछे क्या नहीं, पूरी तवज्जो जो है ना उसकी अपने टारगेट पे होती है।
तो वो जब तक अपने टारगेट पे निशाना नहीं ना लगा लेता, वो किसी की भी नहीं सुनता कि क्या हो गया है। तो नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी में कोई टारगेट बनाएं, कोई मिशन बनाएं, और फिर उस पे अमल करते हुए कामयाबी तक पहुंचे, जो आपका जहां तक आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हो। और सच और हक का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। ये रास्ते तो ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन इनमें अल्लाह ने बड़ी इज्जत और बड़ी फजीलत रखी है। और जहां तक हो सके रिज़्क का हसूल जो है ना हलाल तरीके से करें, इसमें बरकत भी है और आपके लिए आसानियां भी हैं और आखिरत में बख्शिश का जरिया भी है। जी उमर भाई। थैंक यू सो मच राना तुर्की वाला कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमें ज्वाइन किया, और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ के खुदा में तस्लीम करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।